Welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 10 Science Second. Lesson number 8 कोशिका विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देखने के पहले पार्ट 1 का वीडियो अवश्य देखिए। पार्ट 1 का वीडियो का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों इसके पहले के वीडियो में हमने मूल कोशिका के बारे में पढ़ा था। मूल कोशिका भ्रूण में किस तरीके से वर्क करती है, प्रौढ़ अवस्था में मूल कोशिका किस तरीके से वर्क करती है, उसी तरीके से अंग प्रत्यारोपण के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किस तरीके से होता है, जैसे किसी का अगर हार्ट नहीं काम कर रहा है, किडनी नहीं काम कर रहा, तो वो दूसरे की हम लोग हार्ट और किडनी को उसको दूसरे की किडनियां जो होती है उसके अंदर हम लोग लगा करके उनका वर्क कर सकते हैं। उसी को कहा जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। मनुष्य के शरीर के अंग बढ़ती आयु, दुर्घटना, रोग, बीमारी आदि कारणों से या तो निष्क्रिय हो जाते हैं या तो उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। जो भी रीजन हो, चाहे उनकी आयु का रीजन हो, चाहे कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमारी हो गया, उसके कारणों से क्या होता है, उसकी जो शरीर के पार्ट्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं या तो निष्क्रिय हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में उस संबंधित व्यक्ति को जीवन जीना असह्य हो जाता है। जब उसके बॉडी पार्ट्स जो उसका शरीर है वो काम करना बंद कर देगा तो वो क्या हो जाएगा, वो अच्छी तरीके से वो जी नहीं सकता। उसके जीवन में धोखा निर्माण हो सकता है, मतलब वो उसकी प्राण हानि भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में अगर उस व्यक्ति को आवश्यक अंग प्राप्त हो गया तो उसके जीवन सुसह्य हो सकता है। अगर जो भी अंग उसका खराब है, सपोज उसका किडनी खराब है, तो उसके वजह से वो जी नहीं सकता, ठीक है। लेकिन अगर किसी दूसरे व्यक्ति का अगर किडनी उसको मिल जाता तो वो अपनी जीवन जो है सुसह्य हो जाएगा, मतलब उसका जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा और उसके प्राण बच सकते हैं। और उसका प्राण क्या हो जाएगा, उसके जान बचाई जा सकती है। अंग प्रत्यारोपण के लिए अंगदाता उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। ट्रांसप्लांटेशन के लिए क्या होता है कि कोई दूसरा जो व्यक्ति है वो अपना अंग देने के लिए उपलब्ध होना चाहिए, अंगदाता होना चाहिए। हर व्यक्ति में किडनी जोड़ी होती है, एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी में दो होते हैं। मतलब मनुष्य के पास जो किडनी होती है वो क्या होता है, दो किडनी होती है। एक किडनी की सहायता से शरीर में उत्सर्जन का कार्य चल सकता है। अगर मनुष्य चाहे तो एक किडनी से भी उसका काम चल सकता है, इसलिए दूसरी किडनी जो है वो दान कर सकता है। तो सपोज अगर कोई भी इंसान है उसके पास दो किडनियां होती हैं तो उसका काम एक किडनी से भी चल सकता है और एक किडनी वो दान कर सकता है। अंग प्रत्यारोपण के समय दाता और जरूरतमंद, मतलब जिसको जरूरत है किडनी की या कोई भी अंग की जरूरत है, तो उसमें जो दाता होते हैं, जो देने वाला है और जो लेने वाला है, ये दोनों को क्या किया जाता है, इनके रक्त समूह, रोग, व्याधि और आयु आदि कई लक्षणों को ध्यान में रखना पड़ता है। जब तक उसके रक्त समूह, ब्लड ग्रुप हो गया, उसको क्या रोग है, उसकी व्याधियां क्या है, उसके आयु क्या है, ध्यान में रखते हुए हम लोग अंग ट्रांसप्लांट कर सकते। अन्य अंग जीवित रहते दान नहीं किए जा सकते। सिर्फ जो किडनी है, किडनी को छोड़ करके हम लोग जीवित रहने तक दान नहीं कर सकते। जब मर जाएंगे, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, तब हम उसको और भी कुछ दान कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यकृत, हृदय, नेत्र आदि अंगों का दान मरणोपरांत ही किया जा सकता है। इसी से मरणोपरांत देह दान और अंग दान, इनके जैसी संकल्पनाएं आगे आई है। यहाँ पे देखो, जो हमारी किडनियां होती है वो हमारी किडनियां दो होती है, दो में से कोई एक हम डोनेट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। लेकिन ये जब किडनियां हम डोनेट करेंगे, दान कब कर सकते हैं, जब हम जीवित रहते हैं तो ही इसको कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है, किडनी के अलावा जो है, जो भी हम दान करेंगे वो किस में कर सकते हैं, मरने के बाद कर सकते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं, यकृत, हृदय, नेत्र, और इसीलिए यहाँ पे आगे आया है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं हम देहदान और अंगदान। देहदान का मतलब क्या होगा, पूरा का पूरा बॉडी हम दान कर देते हैं, और अंगदान का मतलब होता है कुछ एक पार्ट्स, कुछ एक अंग दान करें। अंग दान और देहदान परंपराओं के अनुसार मानव मृत्यु के पश्चात उसके पार्थिव पर अंत्य विधि करके उसका निष्कासन किया जाता है। मतलब जो परंपरा हमारी चली आ रही है वो मनुष्य के मृत्यु के बाद में, जैसे मनुष्य अगर मर जाता है
तो उसकी लाश को, पार्थिव का मतलब क्या हो गया, लाश को अंतिम संस्कार करके उसका निष्कासन कर दिया जाता है, मतलब उसको जला दिया जाता है। विज्ञान में हुई प्रगति के आधार पर ऐसा पता चला कि कुछ विशिष्ट परिस्थिति में मृत शरीर के कई अंग मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक क्रियाशील रह सकते हैं। तो मतलब विज्ञान ने क्या खोज निकाला, जो हमारी मृत शरीर है, जो हमारा मरने के बाद में भी हमारे जो अंग हैं वो कुछ समय तक क्रियाशील रहते हैं, तो भी वो जीवित रहते हैं। ऐसे अंगों को दूसरे जरूरतमंद मानव के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। तो ऐसे अंग का क्या इस्तेमाल किया जा सकता है कि किसी दूसरे को अगर ये अंग चाहिए तो इसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा पता चलने से देहदान और अंगदान की संकल्पनाएं आगे आई हैं। हमारी मृत्यु के पश्चात हमारे शरीर का उपयोग अन्य जरूरतमंद व्यक्ति को हो, इसके कारण उसका जीवन सुसह्य हो और जीवन दान मिल जाए, ऐसा उद्धार हेतु अंग और शरीर दान इस संकल्पना में है। तो कहने का क्या मतलब है, मरने के बाद तो हम अपने शरीर को जला ही देते हैं, तो जलाने से अच्छा है कि अगर हम अपना शरीर दान का मतलब क्या हो गया, या देह दान का मतलब क्या हो गया, हम पूरी अपनी बॉडी दे दें, उसको जलाए ना। और अंग दान का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक पार्ट्स देते हैं, जैसे हृदय दे दे या किडनी दे दे, यकृत दे दे, लीवर दे दे, इस तरीके से भी बहुत सारी चीजें की जाती है। इस विषय में अपने देश में काफी जागरूकता हुई है। लोग मरणोपरांत देहदान करने लगे, मतलब पहले लोग क्या करते थे कि मरने के बाद देहदान नहीं करते थे, बट अब लोग मरने के बाद में देहदान भी करने लगे। अंगदान और देहदान के कारण अनेक लोगों के प्राण बचाने में मदद हुई। अंध व्यक्ति को दृष्टि प्राप्त हो जाती है, अगर हम नेत्रदान कर देते हैं तो जो अंधा व्यक्ति रहेगा उसको क्या हो जाएगा, दृष्टि मिल जाएगी, देख सकता है वो। यकृत, किडनी, हृदय के वॉल, त्वचा, ऐसे अनेक अंगों का दान करके जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन सुसह किया जा सकता है। मतलब अगर हम अपने बॉडी दान कर देंगे तो सामने वाले का जो लाइफ है वो काफी अच्छी तरीके से चलने लगेगा। उसी प्रकार देह दान करने से चिकित्सक अध्ययन में संशोधन करने के लिए शरीर उपलब्ध होता है, और हमारी जो बॉडी हम अगर दान किए रहते हैं तो हमारी बॉडी क्या होगी, जो मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने वाले हैं उसके लिए भी शरीर उपलब्ध हो जाएगा। देह दान के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए और सरकारी सामाजिक संस्था कार्य कर रही है। इसके लिए बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं जो हैं इस समय कार्य कर रही है। अंगदान या प्रत्यारोपण, इन पर कानून का नियंत्रण हो, मतलब ये कानूनी ढंग से हो और किसी भी व्यक्ति के साथ धोखा ना हो, इसके लिए ट्रांसप्लांटेशन ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994 और बाद में 2009 एंड 2011-2014 में की गई सुधारणा द्वारा कानून से सुरक्षा दी गई है। मतलब कोई इसका गलत इस्तेमाल ना करे। तो देखो हम लोग यहाँ पे दान क्या क्या कर सकते हैं, आंख दान कर सकते हैं, फेफड़ा दान कर सकते हैं, यकृत दान कर सकते हैं, हड्डी दान कर सकते हैं, त्वचा मतलब स्किन दान कर सकते हैं, मूत्रपिंड मतलब किडनी दान कर सकते हैं, स्वादुपिंड दान कर सकते हैं, हार्ट दान कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, 9वीं में अपने लोगों ने पढ़ा जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कौन कौन से क्षेत्रों में किया होता है, और जैव प्रौद्योगिकी का खेती और उसके संयोग से अन्य घटकों पर क्या परिणाम पड़ता है। यहाँ पे देखो जैव प्रौद्योगिकी है, जैव प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होगी, जिस तरीके से वनस्पतियों में हमने पढ़ा था उसी तरीके से यहाँ पे मनुष्य में भी है। मानवीय लाभ की दृष्टि से सजीवों में कृत्रिम पद्धति से जनुकीय बदलाव और संकरण करने को सुधार लाने की प्रक्रिया को ही जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। मतलब जो सजीव में मानव प्रकृति निर्मित नहीं, कृत्रिम पद्धति से, मतलब जो मनुष्य करता है, मनुष्य की पद्धति से जो उनके जीन्स में जो बदलाव लाए जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, जैव प्रौद्योगिकी कहा जाएगा। यह हमने पिछली कक्षा में देखा है, मतलब ये हम लोग ने 9वीं में पढ़ा है। जैव प्रौद्योगिकी में अब इसमें क्या क्या है, कोशिका विज्ञान है, सूक्ष्म जीव विज्ञान है, जैव रसायन विज्ञान है, परमाणविक जीव विज्ञान है, जनुकीय अभियांत्रिकी, इस विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का समावेश है। मतलब जैव प्रौद्योगिकी में कोशिका विज्ञान के बारे में हम समझ सकते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में पढ़ सकते हैं, जैव रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ सकते हैं, परमाणविक जीव विज्ञान के बारे में पढ़ सकते हैं, जनुकीय अभियांत्रिकी के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। इसमें इस चीज का समावेश होता है।
मुख्य रूप से खेती से अधिक उत्पादन प्राप्त हो, इस उद्देश्य से नए नए प्रयोग किए जाते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? ज्यादा करके खेतों वगैरह में किया जाता है। उससे नई नई प्रकार की उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है। औषधि विज्ञान में प्रतिजैवी जीवन सत्व, इंसुलिन जैसे संप्रेरकों के उत्पादन इसके कारण सफल हुए हैं। मतलब जो औषधि विज्ञान है, जो मेडिकल है, मेडिकल में जैव प्रतिजैविक जो है, एंटीबायोटिक है, जीवन सत्व है, इंसुलिन है, ये सारी चीज क्या होते हैं, इसी से प्राप्त किए जाते हैं। फिर जैव प्रौद्योगिकी में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों का समावेश होता है। देखो जैव प्रौद्योगिकी में किस किस बात का मेन बातों का समावेश होता है। इसमें पहला है सूक्ष्म जीवों की विभिन्न क्षमताओं का उपयोग करना। मतलब जो सूक्ष्म जीव है उनका उपयोग करना। कैसे उपयोग कर सकते हैं हम लोग सूक्ष्म जीव का? दूध से दही बनाना, चोटे से अल्कोहल तैयार करना। चोटा मतलब गन्ने के रस के चोटे से अल्कोहल तैयार करना। दूसरा है कोशिका में उत्पादन क्षमता का उपयोग करना। उदाहरण है विशिष्ट कोशिका द्वारा प्रतिजैविक और टीकों का निर्माण। कोशिका के उत्पादन से हम लोग क्या करेंगे? प्रतिजैविक का इसका निर्माण करेंगे और टीकों का निर्माण करेंगे। तीसरा है डीएनए प्रोटीन जैसे जैव अणुओं का मनुष्य के फायदे के लिए उपयोग करना। मतलब जो डीएनए है, जो प्रोटीन है, ये जैव अणुओं का मनुष्य के फायदे के लिए इसका उपयोग करना। फिर चौथा है जनुकीय परिवर्तन। जीन्स का जो परिवर्तन होता है, जनुकीय परिवर्तन करवा के मन चाहे गुणधर्म वाली वनस्पति, प्राणी उसी प्रकार से विभिन्न पदार्थों का निर्माण करना। मतलब हम लोग अपने मन के हिसाब से वो वनस्पति का निर्माण कर सकते हैं, प्राणियों का निर्माण कर सकते हैं जनुकीय परिवर्तन के कारण, या विभिन्न और भी उसी के प्रकार से विभिन्न पदार्थों का निर्माण किया जा सकता है। उदाहरण जीवाणुओं में जनुकीय परिवर्तन करके मनुष्य की वृद्धि के लिए संप्रेरक का निर्माण करने की व्यवस्था करना। निर्माण होता है जो जीवाणुओं के जनुकीय परिवर्तन होते हैं, उससे क्या होता है कि मनुष्य का जो संप्रेरक है, जो हार्मोन है, उसको भी निर्माण किया जा सकता है। फिर पांचवा है गैर जनुकीय जैव प्रौद्योगिकी में संपूर्ण कोशिका या ऊतकों का उपयोग किया जाता है। जो गैर जनुकीय जैव प्रौद्योगिकी है, नॉन जीन बायोटेक्नोलॉजी, उसमें क्या किया जाता है? कोशिका और ऊतकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण है ऊतक संवर्धन, संकरित बीजों का निर्माण करना। मतलब इसका एग्जाम्पल क्या है? ऊतक संवर्धन है और संकरित बीजों का निर्माण करना। अब इसके लाभ क्या क्या है? पृथ्वी पर खेती की भूमि सीमित होने के कारण प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन लेना संभव हुआ है। मतलब जो जमीन है, जमीन तो कम है, जमीन तो हमारा बढ़ेगा नहीं, तो उसमें से क्या कहते हैं कि अधिक उत्पादन लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। दूसरा है वनस्पति की रोग प्रतिकारक नस्लें बनने से रोगों के नियंत्रण पर होने वाला खर्च कम हो रहा है। मतलब जो रोग प्रतिकार नस्ल बन रही है उससे जो है इसकी जो खर्चे हैं वो भी कम हो रहा है। तीसरा है शीघ्र फल धारण करने वाली वनस्पतियों की प्रजातियां विकसित होने में प्रति वर्ष अधिक उत्पादन लेना संभव हुआ है। जो ये जैव प्रौद्योगिकी है इसके कारण क्या होता है, जो फल ज्यादा समय लगता है वो फल हमको यहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी के कारण क्या होता है, कम समय में ही हमको मिल जाती है। फिर चौथा है तापमान में परिवर्तन के कारण क्या होता है, तापमान में परिवर्तन हो रहा है, पानी की मात्रा बढ़ रही है, जमीन की उपजाऊ क्षमता ऐसे बदलते पर्यावरण पर भी टिके रहने वाली नस्लों का निर्माण संभव हुआ है। उसके बाद भारत में जैव प्रौद्योगिकी का विकास। तो 1982 वर्ष में भारत सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी मंडल की स्थापना की। कभी की थी इसको याद रखना, 1982 में भारत सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी मंडल की स्थापना की थी। 1986 में इस मंडल का रूपांतरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग में किया गया। मतलब 1982 से 1986 में इसको क्या किया गया, जैव प्रौद्योगिकी विभाग में इसको ट्रांसफर किया गया। आज भारत की संस्थाएं इस जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकार क्षेत्र में कार्य कर रही है। भारत की बहुत सारी संस्थाएं हैं इसमें वर्क कर रही है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द इम्यूनोलॉजी, नेशनल फैसिलिटी फॉर एनिमल टिश्यूज एंड सेल कल्चर, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, इन विभिन्न संस्थाओं का समावेश होता है। मतलब जैव प्रौद्योगिकी में ये सारी संस्थाएं वर्क करती हैं, काम करती हैं। इन संस्थाओं में उच्च शिक्षा की एवं संशोधन कार्य करने की सुविधा की गई है। इसमें हम उच्च शिक्षा भी ले सकते हैं और संशोधन कार्य भी कर सकते हैं, जिससे हजारों छात्र स्नातक की शिक्षा लेकर के
मतलब ये अपनी पूरी पढ़ाई कर करके संशोधन द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के सहयोग से देश में की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। जो बीएससी वगैरह की परीक्षाएं हैं वहां तक पढ़ाई करके ये भी जैव प्रौद्योगिकी में अपना योगदान दे रहे हैं। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे वीडियो स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फसलों में या पेड़ पौधों में किस तरीके से जैव प्रौद्योगिकी का निर्माण किया जाता है, किस तरीके से जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है।